हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो यूपीएससी से लेकर एसएससी और स्टेट पीएससी तक एक डायनेस्टी है जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्या आप जानते हैं भारत का पहला ऐसा साम्राज्य कौन था जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक कर दिया था? और वो शासक कौन था जिसने लाखों की हत्या के बाद तलवार छोड़ दी और शांति का मार्ग अपना लिया? जी हाँ, आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो कि भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक साम्राज्य रहा है। चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। तो मौर्य एम्पायर जो था उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक रूल किया। अब जानते हैं इस एम्पायर के बारे में। तो मौर्य एम्पायर को के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चाणक्य विष्णुगुप्त की गाइडेंस के साथ इस एम्पायर पे राज्य किया। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि धनानंद, जो कि मगध का एक अनपॉपुलर और अनवर्दी रूलर था, उसने चाणक्य का अपमान किया था। और चाणक्य ने अपना ये अपमान देखने के बाद ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो ज़रूर एक ना एक दिन धनानंद को उसकी गद्दी से हटा के उखाड़ फेंकेगा और मगध पर उसका साम्राज्य पूरा ख़त्म कर देगा। तो ये चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके धनानंद को उसके थ्रोन से उखाड़ फेंका। लेकिन ये करना चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि मगध, जो कि उस टाइम पे काफ़ी बड़ा और काफ़ी पावरफुल किंगडम था, उसके साथ युद्ध करना इनके लिए भी इतना आसान नहीं था। इन्होंने पाटलिपुत्र पर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश करी, जिसमें वो असफल हुए। लेकिन उसी वक्त इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, यानी कि जो आज का पंजाब की साइड का एरिया है, उधर पर अलेक्जेंडर ने इन्वेजन कर रखा था 326 और 327 बीसी के आसपास। तो उधर के जो स्टेट्स थे वो ऑलरेडी काफ़ी वीक हो चुके थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अलायंस के द्वारा और उन पर विजय प्राप्त करके, उन पर वॉर के द्वारा उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। और जब इन्होंने सही मौका देखा कि अभी इनके पास सफिशिएंट पावर है कि ये मगध के साथ डायरेक्टली लड़ सकते हैं, इन्होंने धनानंद पर अटैक कर दिया और उसे मार करके मगध के साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। चूँकि जो धनानंद था वो एक अनपॉपुलर रूलर था और जनता के बीच में भी वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, तो जनता ने भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का साथ दिया इसमें। अब अगर सोर्सेज की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमारे पास कई सारे सोर्सेज हैं, जिनमें से कुछ हैं लिटरली सोर्सेज, जैसे कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य यानी कि चाणक्य की अर्थशास्त्र। इसमें मॉडर्न एम्पायर का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से विवरण मिलता है। उसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज जो कि एक एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का, और सेल्यूकस निकेटर के बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी था, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। तो उससे भी कई सोर्सेज मिलते हैं। उसके अलावा विशाख दत्त की एक बुक है मुद्रा राक्षस, उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, और पुराण। उसके अलावा बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, जिसमें जातकाज हैं, दीपवामशा, महावामशा और दिव्य वदना, ये सारे जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, इनमें भी मॉडर्न एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, तो अशोकन इंस्क्रिप्चर्स और एडिक्ट्स जो थे, उससे भी हमें इनके साम्राज्य के बारे में पता चलता है। इसके अलावा और भी कई सारे अदर इंस्क्रिप्चर्स हैं, जैसे जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, रुद्रदर्मन और सोहगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो इन सब से भी हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। आगे देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट रूलर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि इस एम्पायर के फाउंडर भी थे और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर भी थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो, अगर मौर्यंस की बात करें तो इनकी जो ये कहाँ से डिस्क्राइब थे, इनका ओरिजिन क्या था, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा विवाद है। पुराणों में इन्हें शूद्र कहा गया है और मुद्रा राक्षस में इन्हें वृषाल या कुलीन कहा गया है, यानी कि एक लो क्लैन का व्यक्ति। उसके अलावा अगर बात करें तो जूनागढ़ रॉक के इंस्क्रिप्शन से हमें ये कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस मिलते हैं कि ये वैश्य ओरिजिन के भी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर बुद्धिस्ट वर्क की बात करें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में इन्हें शाक्य क्षत्रिय कहा गया है, जो कि डायरेक्टली गौतम बुद्ध की क्लैन से जुड़े हुए हैं। और मौर्यास की अगर बात करें तो इनका कहना है कि चूंकि ये लोग उस एरिया से बिलोंग करते थे जहाँ पर बहुत सारे मोर या पीकॉक्स पाए जाते थे, इसीलिए इन्हें मौर्य कहा जाता था। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो मौर्य हैं
जो मौर्य ट्राइब है वो सर्टेनली किसी लोअर कास्ट की रही होगी, ऑल्दो हमें ये पता नहीं है कि किस लोअर कास्ट के रहे होंगे, लेकिन ये लोअर कास्ट के थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट नंद रूलर जो कि धनानंद है उसे 322 बीसी में हरा करके पाटलिपुत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। तो 305 बीसीई में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी डिफीट कर दिया, और जिससे उन्हें बदले में काफ़ी सारी टेरिटरी, जिसमें हम कह सकते हैं कांधार, हेरात प्रोविंस, बलूचिस्तान और काबुल का काफ़ी एरिया मिला। और एक तरह से देखा जाए तो ग्रीक और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक अलायंस, एक म्यूचुअल ट्रीटी सी फॉर्म हो गई, जिससे सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी थी। तो इस गुड जेस्चर को देखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 एलिफेंट्स जो थे वो सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट कर दिए, 500 एलिफेंट्स, और बदले में उन्हें इतनी सारी टेरिटरी मिली। और इनके आपस में एक म्यूचुअल ट्रीटी हो गई कि हिंदू कुश की पहाड़ियों को ही ये लोग बॉर्डर मानेंगे, और हिंदू कुश पहाड़ी से ईस्टर्न साइड पे मौर्य किंगडम माना जाएगा, और हिंदू कुश से वेस्टर्न साइड पे ये सेल्यूकस निकेटर का एरिया माना जाएगा। और मेगास्थनीज जो था, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था, उसे इसी जेस्चर के साथ सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो अपने अंतिम दिनों में ये एक जैन बन गए थे और चंद्रगिरी हिल्स में चले गए थे, जो कि कर्नाटका में हैं। और एक जैन संत भद्रबाहु की दीक्षा के साथ ये इन्होंने कुछ जैन रिचुअल्स को फॉलो किया, जिन्हें काया क्लेश या साले खान कहते हैं। काया क्लेश का मीनिंग होता है कि सभी तरह की लग्जरी छोड़ देना और सिर्फ अपनी ज़रूरत भर की सामान के साथ जीवन को निर्वाह करना। और साले खां है, ये एक तरह का रिचुअल होता है जिसमें धीरे धीरे खाना और पानी छोड़ करके आदमी डेथ की तरफ बढ़ता है। तो ये करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य की वहाँ पर मौत हो गई। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनके अंडर में जो मगध साम्राज्य है उसने लगभग पूरा नदर्न इंडिया को कैप्चर कर लिया और पूरा नदर्न इंडिया को यूनाइट करके रखा। अब ट्रेड की बात करें तो ट्रेड, एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद देखें तो इनके बाद इनके बेटे बिंदुसार, जिन्होंने 298 से 273 बीसीई तक ये मौर्यन एम्पायर पे राज करा। अब इनकी कहानी को अगर देखें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। अब कहानी ऐसी मानी जाती है, इनका नाम जो बिंदुसार पड़ा, इसके पीछे एक काफ़ी प्रचलित कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में चाणक्य जो कि थोड़ा सा विष मिला देते थे ताकि उनकी जो बॉडी हो वो विष को लेकर के इम्यून हो जाए, यानी जहर को लेकर के इम्यून हो जाए। तो एक बार क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ ने उनका खाना खा लिया, जिसकी वजह से वो विष के प्रभाव से तड़पने लगी। तो अनजाने में विष खा लेने की वजह से जब वो तड़प रही थी तो चाणक्य ने ऐसा देखा कि अब इन्हें बचाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बिंदुसार उस वक्त उनके गर्भ में आ चुके थे। तो उन्होंने क्या करा कि चाणक्य ने अपनी तलवार लेकर के उनके गर्भ से बिंदुसार को निकाल लिया और उन्हें सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। और विष के प्रभाव से, चूँकि विष शरीर में फैल चुका था माता की, इस वजह से उस विष के प्रभाव से बिंदुसार के माथे पर एक नीले रंग की बिंदु आ गई थी, जिसकी वजह से इनका नाम बिंदुसार पड़ा था। बिंदुसार को ग्रीक्स अमित्रोचैट्स के नाम से जानते थे, जो कि संस्कृत वर्ड अमित्र घात के नाम से निकला है। अब अमित्र घात का मीनिंग होता है अमित्र यानी कि आपका दुश्मन, और घात यानी उसके लिए खतरनाक। तो इन्हें स्लेयर ऑफ फोर्स भी कहते हैं, यानी कि दुश्मनों पे विजय प्राप्त करने वाला। ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार ने जो ये मौर्यन एम्पायर है इसको साउथ तक इसका विस्तार किया। तो बिंदुसार के बहुत अच्छे रिलेशन थे उस वक्त के सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस के साथ में। बिंदुसार ने एंटियोकस वन ऑफ सीरिया, यानी कि जो एंटियोकस वन थे सीरिया के, उनसे सम स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स और सोफिस्ट की मांग करी, यानी कि एक वाइन, सूखी हुई अंजीरें और एक विद्वान की मांग करी। तो जो एंटियोकस वन थे उन्होंने वाइन और फिग्स तो भेज दी, लेकिन साथ साथ इनसे बोल दिया कि जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं वो सेल के लिए नहीं हैं। इनके टाइम पे मौर्य एम्पायर काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो चुका था, लेकिन एक कलिंग था जो कि उस वक्त भी फ्री था।
आगे अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और उनके बाद अशोका द ग्रेट। तो अशोका द ग्रेट ने मौर्य एम्पायर की कमान संभाली और 273 से लेकर के 232 बीसीई तक मौर्यन एम्पायर पर राज किया। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार अशोक की माँ ने जब अशोक को जन्म दिया तब उन्होंने कहा कि अब मैं अशोक यानी कि अब सब तरह के शोकों से मैं मुक्त हो चुकी हूँ। तो इसी बात को देखते हुए अशोक का नाम अशोक रखा गया। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अनुसार बिंदुसार की मौत के बाद उनके बेटों के बीच में थ्रोन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, जिसमें अशोक विजयी रहे और इन्हें थ्रोन मिला। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के अनुसार कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके थ्रोन को हासिल करा। और ये भी कहा जाता है कि अशोक के टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर है उन्होंने अपना एकदम पीक हासिल कर ली थी। लगभग लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट पर इनका राज था। केवल और केवल एक्सट्रीम साउथ को छोड़ करके बाकी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मौर्यन एम्पायर ने अपना ध्वज लहरा रखा था। 261 बीसीई में अशोक ने कलिंग का वॉर लड़ा अपने 9वें साल में, मतलब राजा बनने के 9वें साल में 261 बीसी में अशोक ने कलिंग का वॉर लड़ा। लेकिन कलिंग वॉर में होने वाले रक्तपात और ब्लडशेड को देखते हुए इन्होंने अपना मन बदल लिया। इन्हें लगा कि इन्होंने सिर्फ एक छोटी सी टेरिटरी के लिए कितना ज़्यादा खून बहा दिया है, जिससे इनका हृदय काफ़ी द्रवित हो गया और इन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया। और अशोक के काल में ही अशोक ने कई जगहों पर अपनी बुद्धिस्ट मिशनरीज भेजनी चालू कर दी, जैसे चोल, पांड्यास और ग्रीक किंग्स के द्वारा रूल करने वाले स्टेट्स में सब जगह पर अशोक ने मिशनरीज भेजी। और इनके काल में बुद्धिस्ट धर्म एकदम पीक पर था। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म को फैलाने की प्रयत्न करे। इन्होंने मिशनरीज़ को श्रीलंका, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भेजा। कई सारे रास्ते बनवाए, हॉस्पिटल बनाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए और प्रमोट किया वेलफेयर एक्टिविटीज़ को। इन्होंने कई सारे रॉक एडिक्ट्स इशू कराए और पिलर एडिक्ट्स बनवाए थ्रू आउट द एम्पायर इन प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज में इन्होंने कई सारे इंस्क्रिप्शंस बनवाए। अब अशोक के बाद बात करें लेटर मौर्यास की, तो अशोक के बाद जो एम्पायर है वो डिक्लाइन होता चला गया, क्योंकि अशोक के बाद कोई भी इतना ज़्यादा पावरफुल रूलर नहीं था जो इस माइटी एम्पायर को संभाल सके। अब अशोक के बाद के इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो वो थे दशरथ, संप्राति और बृहद्रथ। तो इंटरनल रिवोल्ट्स की वजह से धीरे 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 ये एम्पायर धीरे धीरे वीकन होता चला गया। तो जो लास्ट मौर्य एम्पायर था वो था बृहद्रथ, जिसे उसके खुद के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 बीसीई में मार दिया गया और वहाँ से एक नई डायनेस्टी शुंग डायनेस्टी का उदय हुआ। तो उस वक्त में ऐसा कहा जाता है कि जो वेस्टर्न पार्ट था साम्राज्य का उसे कुणाल और जो ईस्टर्न पार्ट था उसे दशरथ रूल करते थे। ये दोनों ही अशोक के बेटे थे। अब देखते हैं मौर्यन डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इनकी जो गवर्नमेंट थी वो एक सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी थी, जिसके न्यूक्लियस में किंग था, यानी कि किंग जो था वो सेंटर था। और चाणक्य की बात करें तो इसमें 7 एलिमेंट्स होते थे। इसे सप्तांग थ्योरी कही जाती है, जिसमें कि राजा, अमात्य जो कि सेक्रेटरीज होते थे, जनपद जो कि टेरिटरी होती थी, दुर्ग यानी कि फोर्ट, कोष यानी कि ट्रेजर, सेना यानी कि आर्मी और मित्र यानी कि दोस्त, ये होते थे सप्तांग थ्योरी में। और राजा को सोल कहा जाता था बाकी 7 एलिमेंट्स के बीच में। और एक मंत्री परिषद होता था, जो राजा था उसको यही मंत्री परिषद असिस्ट करता था। और मंत्री परिषद में होते थे द युवराज यानी कि क्राउन प्रिंस, द पुरोहित यानी कि चीफ प्रीस्ट और द सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ। तो चाणक्य के अंडर में मॉडर्न एम्पायर के पास एक पूरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एस्पिनेज यानी स्पाइस। तो इनके पास स्पाइस का एक पूरा नेटवर्क होता था जो कि इनकी लीडरशिप और इनके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करता था, जिससे कि कोई भी अटैक इन पर होने से पहले ही इनको इसका अंदेशा हो जाता था। अब अगर इनकी आर्मी की बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार इनकी आर्मी जो थी वो बोर्ड होते थे, उसमें 30 ऑफिसर थे, जिसको 6 कमिटीज़ में डिवाइड किया जाता था। अब ये कमिटीज़ होती थी, नंबर 1 तो इनकी इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना,
इन्फेंट्री के बाद नंबर 2 पर होता था आपका कैवेलरी यानी कि घुड़सवार सेना। कैवेलरी के बाद नंबर 3 पर होते थे एलिफेंट्स यानी हाथी। नंबर 4 पर आपके थे चैरियट्स यानी कि रथ। नंबर 5 पर थी आपकी नेवी, और नेवी के बाद नंबर 6 पर क्या था, ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से इनकी ये अपनी आर्मी को गवर्न करते थे। आगे देखते हैं। अब इकोनॉमी की बात करें तो मौर्यास के अंडर जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी वेल फ्लरिश्ड थी। तो जो स्टेट था वो लगभग सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता था। अब टैक्स कलेक्टेड की अगर बात करें तो जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था पीजेंट्स के द्वारा वो 1/4 या 1/6 होता था उनके टोटल प्रोड्यूस का। और सेतुबंद योजना के अंतर्गत जो स्टेट था यानी कि जो राजा का राज्य था वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराता था और इसके बदले में वाटर टैक्स लिया जाता था। तो अशोक के द्वारा देखा जाए तो इस तरह के सिल्वर कॉइन्स बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे। इन्हें पंचमार्क कॉइन भी कहते थे, जो कि ज़्यादातर सिल्वर धातु के बने होते थे। इनके पास स्टेट कंट्रोल्ड माइंस, फॉरेस्ट, सॉल्ट प्रोडक्शन चलता था, ट्रेड था, स्टैंडर्डाइज वेट चलते थे और सेंट्रल एशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड चलता था। उसके अलावा मेडिटेरेनियन और काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा देशों के साथ इनका ट्रेड चलता था। और जो इनका टैक्स सिस्टम था वो हाईली ऑर्गेनाइज था। अब अगर पोर्ट्स की बात करें तो मौर्यास के अंडर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, जैसे एक भरोच पोर्ट था, भरोच पोर्ट। इसके अलावा सुपारा पोर्ट्स था, सुपारा पोर्ट। उसके अलावा तमरालिप्ती, तमरालिप्ती पोर्ट आपका ये बंगाल में था जो कि ईस्टर्न कोस्ट था। ये सुपारा आपका वेस्टर्न पोर्ट था, ये ईस्टर्न पोर्ट था आपका। तो इस तरह से अगर बात करें तो मौर्यास के अंडर में काफ़ी वेल फ्लरिश्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। आगे देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं। अब अगर आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो आनंद कुमार स्वामी जो थे, आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने मॉडर्न की आर्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो रॉयल या कोर्ट आर्ट, रॉयल आर्ट, और दूसरी आपकी फोक या फिर पॉपुलर आर्ट, फोक या फिर पॉपुलर आर्ट। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो रॉयल या कोर्ट आर्ट के अंडर में हम कंसिडर करते हैं रॉयल पैलेस को, चंद्रगुप्त मौर्य का रॉयल पैलेस जो कि कुम्हरार या फिर पटना में था, जो कि सिटी ऑफ पाटलिपुत्र उस वक्त की कैपिटल थी। अशोकन पिलर्स की बात करें, केव्स की बात करें या स्तूपास की बात करें तो ये सारे का सारा रॉयल आर्ट के अंडर में आता था। अब फोक या पॉपुलर आर्ट की बात करें तो ये यक्ष यक्षिणी, ये जो फोटोज़ आप देख रहे हो ये जो थे फिगर स्कल्पचर्स ऑफ यक्ष यक्षिणी, परखम जो कि मथुरा में मिला है। तो ये सारे जो थे टेराकोटा के जो ऑब्जेक्ट्स थे इनको सबको फोक आर्ट्स या पॉपुलर आर्ट्स के अंडर में रखा जाता है। अब 4 लायन कैपिटल ये जो सारनाथ में मिला था इसकी बात करें तो ये अशोकन इंस्क्रिप्चर ही है जो कि नेशनल एम्बलम है इंडिया का, जिसे 26 जनवरी 1950 को नेशनल एम्बलम बनाया गया। तो ये भी अशोकन आर्ट का ही एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्तूप जो कि बिल्ड करे गए थे थ्रू आउट द मौर्यन एम्पायर, बुद्धा को डेडिकेट करते हुए इन्होंने पूरे अपने एम्पायर के दौरान बुद्धा के स्तूप बनाए गए थे, जिनमें कि जो मोस्ट फेमस हैं वो सांची और भरूता के स्तूप हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न एम्पायर के दौरान आर्ट और आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं डिक्लाइन के बारे में कि मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो देखिए इनके डिक्लाइन के मैनी रीजंस हैं, जैसे कि वीक सक्सेसर। तो अशोक के बाद कोई भी इतना वर्दी रूलर नहीं आया जो कि इतने बड़े साम्राज्य को बांध करके एक साथ रख सके, और जिसकी वजह से जो एम्पायर था उसका 2 भागों में डिवीजन भी
बहुत बड़ा रीज़न था। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि मौर्यन ये अशोका के बाद एम्पायर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ईस्टर्न पार्ट और एक वेस्टर्न पार्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके डिक्लाइन का। उसके अलावा कॉन्टिन्यूसली प्रेशर आ रहा था ग्रीक्स और बैक्टीरियन का वेस्टर्न साइड से, और इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हो गया। इनके इतने सारे ह्यूज एक्सपेंडिचर ये करते थे वेलफेयर में, आर्मी में, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी इनकी काफ़ी वीक हो गई। और रीजनल पावर जैसे कि शुंगास, सातवाहन और कलिंग, इनका भी प्रेशर इन पर आ रहा था। इन सब प्रेशर्स की वजह से और कोई वर्दी रूलर ना होने की वजह से मौर्य एम्पायर का भी डिक्लाइन हो गया। अब सिग्निफिकेंस की बात करें कि मौर्य एम्पायर का क्या सिग्निफिकेंस रहा है, तो ये पहला एम्पायर था जिसने कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बांध करके रखा। इसके अलावा मौर्यन एम्पायर में ही अशोक के द्वारा सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया गया अक्रॉस एशिया, और अशोक की ही लेगेसी है कि जो लायन है वो आज भी हमारा नेशनल एम्बलम है। ये जो 4 पार्ट्स पे लायन रहता है, जिसे कि अशोक की लाट भी कहा जाता है, वो आज भी हमारे मॉडर्न इंडिया का एम्बलम बना हुआ है। तो मौर्यन एम्पायर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर था और अशोक के टाइम पे एकदम पीक पर था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मौर्य एम्पायर का सिग्निफिकेंस इंडिया के पॉलिटिकल और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रहा है मौर्य एम्पायर का। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को एंड करना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लेक्चर को अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने सभी प्रिपरेशन करने वाले फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।